हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पर। अभी तक हमने आपको प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 16 तक अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो उसका प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। आप लोग जाइए, सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इससे पहले आपको बताते हैं हमारा एक टेलीग्राम पर पैड बैच चलता है, जिसमें जितने यहाँ पे बुक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको तो हम लाइन बाय लाइन जो है ना आपको क्वेश्चन बना देते हैं और वो पूरा ख़त्म करते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो है 1 और 2 चैप्टर खत्म होने वाले हैं, यानी कि पहला IE रूल, दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और तीसरा एल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने नहीं जुड़ा है ना, तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि 149 रुपये में आपको इतना बेहतरीन कंटेंट कहीं पर नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आपको यदि 149 में जुड़ते हैं ना, तो आपको 49 का हमारा एक पैड टेस्ट ही चलता है, जो 100 क्वेश्चन का होता है, जो आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यानी कि जो BSPC एग्ज़ाम है आपका ग्रेड 3 का, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हूबहू आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही वो तैयार की गई है। तो आप सभी के लिए वो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आगे हम बताएंगे आपको किस तरह से उसमें जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व प्रणाली आरंभ की गई थी। दोस्तों देखिए, 1820 में एक थॉमस मुनरो थे, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा कौन सी जो भू राजस्व प्रणाली, जो भूमि को कर देने वाला जो था ना एक प्रणाली थी, उसको किसने शुरुआत की थी? थॉमस मुनरो ने। कब? 1820 में। तो दोस्तों वो कौन सी थी? दोस्तों वो थी आपकी रैयतवाड़ी, यानी कि जो रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली थी ना, इसको कौन स्टार्ट किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। कब? 1820 में। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दोस्तों हम बात करते हैं महलबारी की। तो महलबारी को था ना, एक थे हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था इनका? हॉल्ट मैकेंजी नामक जो थे ना एक हॉल मैकेंजी नाम ने क्या था, कब महलबारी की स्थापना की थी? कब? 1822 में इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये होगी बात। दोस्तों हम बात करें ज़मींदारी की। तो ज़मींदारी जो था ना, आपको हम बताए थे कि अस्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था कह सकते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ज़मींदारी व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो थॉमस मुनरो। और उसके बाद जो महलबारी व्यवस्था है ये किसने लागू की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताएं कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। भवई गुजरात में है, दूसरा के पास है तमाशा उत्तराखंड में, तीसरा के पास है नाच माच मध्य प्रदेश में और चौथा मुंडू येटी केरल में। तो दोस्तों आपको बता दें, जो भवई है ना ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। दोस्तों जो तमाशा है ना, ये नृत्य है, ये उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। यानी कि महाराष्ट्र में जो है ना तमाशा लोक नृत्य को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा इसमें युग्म गलत नहीं, मतलब सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। उसको देखो, माच जो है ना, माच आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे, MP में, और जो मट्टी है ये कहाँ पे? केरल में है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4 सही है, जबकि तमाशा जो है वो उत्तराखंड में नहीं, जबकि कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? यानी कि दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा सही है। यानी कि ये 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो आपको वो चूज करना है जो इसमें सही है। पहला आपके पास है राजेंद्र प्रसाद, वाणिज्य मंत्री थे। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौर, शिक्षा मंत्रालय। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वित्त मंत्री। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, ये वाणिज्य मंत्रालय इसके पास नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? तो दोस्तों इसके पास था खाद्य मंत्री, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ये बिहार संबंधित है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगला है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हम बात करें दोस्तों, तो ये उद्योग एवं आपूर्ति संबंधित है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जबकि दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर जो है ना, शिक्षा संबंधित नहीं है। दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर जो है ना, ये आपको समझ हो जाएगी किससे? तो स्वास्थ्य से। यानी कि पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी भारत की? वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। और दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये वित्त मंत्री नहीं थे, ये कौन थे? तो ये आपके शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन उसे पूछता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको बताना होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी कि यही सही होगा। जबकि जो है
पहला, तीसरा और चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि मॉर्फिन को किससे निष्कासित किया जा सकता है, यानी कि जो मॉर्फिन होती है ना वो किससे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए मॉर्फिन दोस्तों होती है एक प्रकार की क्या होती है, आपकी जो नशीले पदार्थ होते हैं ना वही होते हैं मॉर्फिन। तो मॉर्फिन दोस्तों किससे निकलती है, अफीम से निकलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, तो अफीम से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तंबाकू में क्या पाया जाएगा, तो निकोटीन पाया जाता है किसमें, तंबाकू में। ये विषैला मतलब कि एक नशादायक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने आपको कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, अब तो इसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपको पता चल गया होगा, लेकिन हम फिर आपको बताते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, और उसकी स्थापना जो हुई थी ना ये आपकी बॉम्बे हुई थी। और बॉम्बे में दोस्तों कहाँ हुई थी, तो एक गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय था उसी में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो ये बॉम्बे में हुई थी, अब उसे मुंबई के नाम से जानते हैं। 1885 में हुई थी दोस्तों। एक बार हम आपको हमने बताए थे जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना इसकी जो पहली अधिवेशन हुई थी 1885 में बॉम्बे में हुई थी, इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 लोगों ने इस मतलब अधिवेशन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो 1885 में हुआ था इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था, यानी 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसके संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, और ए ओ ह्यूम को हम क्या बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, यानी कि शिमला के संत के नाम से भी जानते हैं ए ओ ह्यूम को। इसके अलावा दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना इसकी मतलब कि अध्यक्षता पहले अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी आपको व्योमेश बनर्जी यानी WC बनर्जी द्वारा इसकी मतलब की अध्यक्षता की गई थी पहले अधिवेशन की। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, बॉम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। पहला के पास है अस्थायी, दूसरा के पास है पश्च कपाल, तीसरा के पास है ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे पार्श्विका और चौथा ललाट। ठीक है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में आपको कौन सा सही जवाब हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पश्चकाल जो है ना ये मानव शरीर की क्रिया विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना देता है, वो कौन सा होता है, पश्चकाल देता है, यानी कि ऑक्यूपिटल। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, मेरियाना ट्रेंच डैश में स्थित है। दोस्तों मेरियाना ट्रेंच के बारे में हम बता चुके हैं आपको। देखिए मेरियाना ट्रेंच जो है ना ये मतलब कि विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है ना उसको बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। ट्रेंच मतलब क्या होता है, मतलब गर्त, यानी कि सबसे विश्व की सबसे ज़्यादा जो गहराई कहाँ पे स्थित है, तो वो है मेरियाना ट्रेंच में स्थित है। कितनी गहराई है आपसे पूछा जाए तो 11,022 यानी 11,022 जो है ना किलोमीटर स्क्वायर जो है ना मेरियाना ट्रेंच की गहराई है, आपसे याद रखेंगे। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में भी कहाँ, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेरियाना ट्रेंच जो है ना किस महासागर में स्थित है, तो पश्चिमी या पूर्वी में। तो आपको बताना होगा पश्चिमी महासागर में जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच स्थित है, जिसकी कितनी गहराई है, 11,022 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसकी गहराई है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यू कैन विन है ना इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये शिव खेरा है, रोहिणी मंदुरा, संदीप माहेश्वरी और दीपा कर्माकर। दोस्तों जो यू कैन विन है ना इसकी जो यू कैन विन यानी कि आप जीत सकते हो। ठीक है, तो यदि आप मेहनत करोगे तो जरूर जीत जाओगे आप। तो यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों वो शिव खेरा जी हैं। ठीक है, ऑप्शन में जो ए है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्रिकेट इज माई स्टाइल ये इसका किसका पुस्तक है आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और संदीप माहेश्वरी कौन है दोस्तों, यदि आप जानते हैं इनके बारे में तो इनके बारे में एक मतलब कि जो भी इनका जानते हैं आप अपना कमेंट बॉक्स बताइए कि संदीप माहेश्वरी कौन थे, उनमें कौन है अभी भी वर्तमान में है भी। देखिए बिहार में मशरूम महिला किसका उपनाम है। दोस्तों कई बार आपके एग्जाम पर पूछे जा चुका है और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, न जाने कितने एग्जाम में अभी तो पूछे जा चुके हैं। बिहार में मशरूम महिला जो है ना किसका नाम है दोस्तों, तो बिहार में मशरूम महिला है ना उनका नाम है कौन से, बीना देवी। जो बीना देवी दोस्तों थी ना ये इनका नाम था मशरूम महिला। ठीक है, मशरूम दोस्तों क्या था, मशरूम से सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। यानी आपको सोयाबीन जो होती है सोयाबीन में भी से भी ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो मशरूम में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है। यानी दोस्तों जो आपके पास बिहार के कुछ 4 जिले दे रखे हैं इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से जिले में जनगणना जो 2011 में हुआ था, सेंसस 2011 में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसमें हुआ था, किसमें है। ठीक है, देखिए दोस्तों सारण की हम बात करें सारण में कितना है, तो 954 लिंगानुपात। यानी कि इसका लिंगानुपात मतलब क्या होता है आपको हम बताए थे ना, लिंगानुपात मतलब ये होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इसको बोलते हैं लिंगानुपात। यानी कि 954 महिलाएं यहाँ पे
गया की हम दोस्तों बात करते हैं 937 है यहाँ पे, और मधुबनी में कितनी है तो 926 है। जबकि दोस्तों हम बात करते हैं कहाँ के सिवान की, तो सिवान में कितनी है 988 है। तो आप दोस्तों आप खुद सोचिए कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस में है, डाटा के अनुसार आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएंगे, सिवान में हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्प समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इससे अब हम इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, यदि आप यहाँ पे भागा को मतलब कि जहाँ पे भागा है ना वहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, जहाँ पर माइनस वहाँ पर भागा कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए 570 × 8 है ना, इसको आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस की जगह भी आकर भागा कर देंगे, यानी इसको भाग कर दीजिए, यानी कि डिवाइड कर दीजिए, और जो प्लस को प्लस ही जाने दीजिए, और जहाँ पर भागा है उसको माइनस कर दीजिए। यदि आप कर देंगे ना तो आपका जो समीकरण है वो 79 यानी कि LHS बराबर क्या होगा, RHS प्रूव हो जाएगा। तो हमको यही चूज करना है कि कौन सा इसमें प्रूव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला सवाल है कि एक कूट भाषा में मार्केट को GVPIZN को के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिटेल को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, जब तो मार्केट को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, उसी प्रकार से आपको रिटेल को लिखना है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो जी का पहला वाला उल्टा हो रहा है। देखिए टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है ना, उसके बाद ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है ना। तो हमको पता चल चुका है कि पीछे से क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, आगे हो रहा है। उसी प्रकार से हम रिटेल को देखेंगे तो रिटेल में क्या हो जाएगा, एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि जो ओ से शुरू होगा वही हमारे पास में आंसर होगा। तो ओ सबसे शुरू हो रहा है, यानी कि इसमें हम छांट नहीं सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आई है, आई के बाद उसको क्या होता है ना, आई के बाद आई को उल्टा क्या होता है, आ होता है, यानी कि ओ के बाद आ आना चाहिए। यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है। उसके बाद ए के बाद जेड, ओ आर जेड ये नहीं होगा, ORZ ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है, ORZG यहाँ भी है। और उसके बाद ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है, भी यहाँ भी है, यहाँ पे यू है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर, उसका आंसर निकल चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से वही संबंध जो पहली संख्या से है। आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 4751 दे रखा है, उसके बाद 8998 दे रखा है। आगे क्या बन रहा है, तो 5236 बन रहा है। तो आपको बताना है क्या आगे आने वाला है। देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए 4751 को आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, 7 5 12 4 16 17 हो गया। ठीक है, और इसको आप जो जोड़ते हैं तो 9 9 18 29 70 36, यानी कि 34 आ रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं कि इसको जोड़ने के बाद 17, इसका दोगुना क्या हो रहा है, 34 हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसमें जोड़ने के बाद आएगा ना, तो उसका दोगुना यहाँ पे आना चाहिए था, मतलब जोड़ने के बाद। देखिए 5 2 7 3 10 16, यानी कि यहाँ जो आना चाहिए तो 32 आना चाहिए। जो ऑप्शन को हम जोड़ेंगे तो 32 पूरा जाएगा, वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए 8 8 8 8 8 6 32, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए बयान में आरेख में आयत पुरुष क्रिकेटर को दर्शाता है। देखिए तो यहाँ पे जो है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए आयत जो होता है ना, ये वाला आयत, ये किसको दर्शाता है, तो आपको वेन आएगा। आयत जो है पुरुष की क्रिकेट दर्शाता है, हम पी मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए त्रिभुज जो है ना भारतीय को, ये त्रिभुज है ना, ये भारतीय को मान लेते हैं, बी मान लेते हैं भारतीय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, वृत्त जो है ना इंजीनियर को, ये वृत्त जो है ना वो इंजीनियर को दर्शाता है, हम ई मान लिए। प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अब आपको इसमें यह चूज करना है दोस्तों कि कितने भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये कितने भारतीय पुरुष जो है ना, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, कितने भारतीय पुरुष जो है ना वो क्रिकेटर है लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, ये हमारे पास पुरुष है, ये क्या है भारतीय है, और ये क्या है इंजीनियर है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि इंजीनियर नहीं है, यानी कि जो ये गोला वाला है ना वृत्त, ये इसमें आंसर नहीं आना चाहिए, वृत्त को हटाना पड़ेगा। यानी कि 9 8 6 3 जो है ना, जितने इसके अंदर आ रहे हैं वो आंसर हमारा नहीं होगा। तो देखिए 8 ऑप्शन में है, इसको काट दीजिए पहले। उसके ऑप्शन में क्या है हमारे पास, 7 और 6 है। तो देखिए यहाँ पे 8 था, इसको इधर साइड कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए 8 तो नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में 8 और 6 जिसमें होगा ऑप्शन में काट देंगे, यानी 3 और 4 ऑप्शन में कट चुका है। अब दोस्तों हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 1 और 2 बच रहा है, यानी 13 और 7। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें ये कह रहा है आपको 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और 13 आपको कहीं दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन में क्या बचा, 7 बचा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरह से ही हल करना है। अगला है कि एमीटर का स्रोत संबंध धारा से है, तो एनेमोमीटर का वही संबंध किससे है। दोस्तों एमीटर मतलब क्या होता है ना कि जो धारा मापने की इकाई होती है वो एमीटर होती है ना।
उसी प्रकार से एनीमोमीटर जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, हवा को गति को मापने की इकाई क्या होती है, एनीमोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रक्तचाप जो होती है, ब्लड प्रेशर, इसको मापने के क्या करते हैं हम लोग, स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसको, रक्तचाप को मापने के लिए। और वोल्टता किससे मापते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं, कौन सी, वोल्टता को। इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको हम छोड़ते हैं, तो ये इस वीडियो में भी आपको हम छोड़ रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगला सवाल आपके पास है कि कौन सी विकल्प आकृति पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए इसमें कौन सी आएगी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं जिससे कि आपको विजुअल हो जाए, ये आप देख पा रहे होंगे सही से। देखिए आप ऐसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन सा इसमें सूट कर रहा है, यानी कौन सा विकल्प इसमें सही हो जा पा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें सही से देखने के बाद आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ये वाला, ये इसमें क्या सूट कर जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए इस प्रकार ये बन रहा है ना, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब बनाइएगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि नीचे दी गई शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी प्रकार समान होंगे, एक अलग होंगे, तो उसको अलग को चूज करना है हम लोगों को। देखिए बिखेरना हो गया, एकत्रित करना हो गया, फैला देना या तितर बितर करना। देखिए बिखेरना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम फैला देना, मतलब कि चितर बितर कर देना, उसके बाद फैला देना और तितर बितर करना, यानी कि किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना, इसका अर्थ होता है। देखिए एकत्रित मतलब क्या होता है, किसी को कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना। ये क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि ये सभी तीनों का मीनिंग जो होती है एक ही होती है, जबकि एकत्रित करना इकट्ठा करना क्या होगा यहाँ पे अलग हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा इसका। अगला है दोस्तों कि इसमें कह रहा है कि आपको कौन सा समोच्च सही होगा। आपको पहले ये देखना होगा कि 3 7 58 कैसे हो रहा है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना, देखिए 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ये वाला 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हैं, प्लस में क्या कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो दोनों के स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 प्लस 7 कितना होगा, 58 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से कौन ऐसे ऑप्शन होंगे जो फर्स्ट 1 और 2, फर्स्ट पहला और दूसरा को हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप क्या देखेंगे, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, यानी कि 3 को स्क्वायर करते हैं, 3 स्क्वायर यानी 3 क्या कितना होता है, 9 होता है ना। उसी प्रकार 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 4 होता है, 9 और 4 जब हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। यानी कि इस रूल को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना कि आपको ये जो आकृति दे रखी है किस में दे रखी है आपको। तो दोस्तों ये ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे देखने को ये मिलेगा। आप हमको देखिए, आप बता रहे हैं आपको, ये देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ये जो आकृति है ना, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों अब हिंदी का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। यानी उसको कोई वस्तु होती है, उसको हम प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, हमें बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं कौन सी, उसे बोलते हैं अभिप्सा। ठीक है, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या बोलते हैं, अभिप्सा का नाम जानते हैं। ठीक है देखो, और दोस्तों आप याद रखिए, जिसकी अपेक्षा हो उसे क्या बोलते हैं, अपेक्षा बोलते हैं। ठीक है, जिसकी अपेक्षा ना हो उसे बोलते हैं अपक्षेपित। यानी जिसकी अपेक्षा नहीं होना उसे क्या बोलते हैं, अपेक्षेपित बोलते हैं। जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षा बोलते हैं। और याद इसे आप रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है। दोस्तों संयोग का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि हम संयोग से कहीं मिले थे, तो संयोग का मतलब क्या होता है ना, कि कभी मतलब कि भाग से या कभी कभी मिल जाते हैं, अचानक से मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं संयोग से। तो निम्न में से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक होगा। दोस्तों संयोग का विपरीतार्थक जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, वियोग। यानी किसी होता है मतलब वियोग मतलब क्या होता है, किसी से अलगाव होना, वियोग होना यानी कि अलगाव होना, यानी कि उससे दूर हो जाना। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि कह रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ब्लर आपको दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम बुक में ही ऐसा था तो हम क्या करेंगे, लेकिन आपको बता दें, यहाँ पे एकता लिखा हुआ है, एकता, इसके बाद स्वस्थ लिखा हुआ है, निरोग लिखा हुआ है, उपयुक्त सभी लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन अशुद्ध वर्तनी, यानी कि कौन सा वर्तनी जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो वो एकता गलत लिखा हुआ है। दोस्तों एकता नहीं होता है, एकता होता है। एकता बल होती है ना, यही होता है एकता, यूनिटी से बोलते हैं इंग्लिश में। स्वस्थ सही लिखा हुआ है, निरोग भी सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए सब गलत तत्सम तद्भव को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पहला जो होगा वर्ड वो होगा तत्सम, और दूसरा होगा कौन सा, तद्भव। इस प्रकार से कौन सा सही है कौन सा गलत आपको चूज करना है। देखिए दोस्तों, जो घृत होती है ना, घृत ये तत्सम शब्द होती है। तत्सम क्या होती है, संस्कृत किस टाइप का शब्द होगा तत्सम। और तद्भव क्या होती है, जो हिंदी टाइप का होगा। देखिए घृत क्या होती है, तत्सम होती है, और घी क्या होती है, तद्भव होती है। ये बिल्कुल सही है।
दूसरा हम बढ़ते हैं यहाँ पे कंबल। दोस्तों कंबल जो है ना, कंबल और कंबल ये दोनों भी क्या सही है। और चुंबक और चुंबना ये भी सही है, लेकिन घोड़ा और घोटक दोस्तों उल्टा दिया रखा है। यानी घोटक जो होती है ना वो होती है तत्सम होती है, लेकिन पहला देखिए पहला को क्या करा है, तत्सम चूज करना है ना, तो उल्टा पुल्टा दे रखा है। यानी घोटक तत्सम होती है, जबकि घोड़ा क्या होता है, तद्भव होती है। तो यही क्या होती है यहाँ पे युग्म जो होती है वो गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। पवनासन में कौन सा समास है। दोस्तों पवनासन में आपको बताना है कौन सा समास जो है ना पवनासन में पाया जाता है होता है। तो देखिए पवनासन में दोस्तों कौन सी समास होती है, वो बहुविधि समास जो है हमें देखने को मिलती है किसमें, पवनासन में। अगला सवाल है आपके पास है अंग्रेजी का प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि सिनोनिम्स बताना है, इनके समानार्थी शब्द बताना है किसका, एनिग्मा का। दोस्तों एनिग्मा मतलब होता क्या, आप पहले जानिए। एनिग्मा मतलब होता है कि पहेली, यानी कि कोई रहस्य जो होती है ना, जो कोई रहस्य होती है, कोई राज होता है, उसे बोलते हैं एनीमिया। जैसे पहेली हो गया, या राज बोल सकते हैं, या रहस्य बोल सकते हैं, उसे एनिग्मा बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सही जो हो जाएगा सिनोनिम्स वो होगा रिडिल। रिडिल मतलब क्या होता है, आपको पहेली या कोई राज होती है, यानी कि कोई रहस्य होता है। अलग पास है कि आपको अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम्स बताना है यहाँ पे। इनर्सिया, इनर्सिया मतलब दोस्तों होता है क्या ना, जड़त्व। आप तो पढ़े होंगे फिजिक्स में जड़त्वता या इनर्सिया। दोस्तों जड़त्व होती है इनर्सिया, इसका जो अपोजिट हो जाएगा ना वो हो जाएगा विवयोर, यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, उत्साह या बल। ये क्या होती है, तो उसका उल्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको चूज करना है कौन सा वर्ड यहाँ पे सही लिखा हुआ है। पायस लिखा हुआ है, PIOS लिखा हुआ है, PIEOS लिखा है, और PIUOS लिखा है। तो दोस्तों इसका सही जो अर्थ हो जाएगा ना वो कौन सा आपको यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना PIOUS, यही क्या है ना स्पेलिंग वहाँ पे सही दे रखा है, बाकी सभी क्या है गलत दे रखे हैं। अगला सवाल है कि कौन सा यहाँ पे आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस आइडियम और फ्रेजेस बीट अराउंड द बस। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है ना, बीट अराउंड द बस का जो आपको बताना है आइडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बताना है। तो इसका मतलब होता है कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी कि किसी भी मेन टॉपिक को हम जो इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट अराउंड द बस के नाम से जानते हैं, जो इसका सही आंसर बताता है। अगला सवाल आपके पास है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है। कह रहा है कि ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओवन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कि एक ऐसा रिकॉर्ड जो कोई व्यक्ति खुद से लिखता है अपने बारे में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाउंड, यानी कि फाइंड और रिप्लेस का बॉक्स खोलता है। दोस्तों तो कौन सी जो MS वर्ड में जो फाइंड है और फाइंड और रिप्लेस करता है, यानी कि खोजता है और हटाता है, तो कौन सा उसको करता है, वो Alt+H करता है। यानी Alt+H जो कौन चीज़ दबाइएगा दोस्तों, उससे क्या होगा, आपका कोई चीज़ को फाइंड कर देने खोज लेगा और उसे रिप्लेस भी कर देगा। अगला सवाल आपके पास है इंटरनेट के संदर्भ में FTP का मतलब क्या होता है। दोस्तों FTP जो होती है ना वो होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होती है FTP का फुल फॉर्म होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित MS सूत्र का परिणाम क्या होगा। दोस्तों इसका परिणाम जब निकालेंगे ना तो ये इसका परिणाम जो निकलेगा वो 1 निकलेगा। कितना, 1। सम जो है ना इसका परिणाम कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो देखिए MS एक्सेल में जो कोई मतलब कि वर्कशीट होती है MS एक्सेल की, उसमें जो कोई सा घटक है जो मतलब कि जो जिसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, जिस सेल को, उसको जो देखिए जो सेल होती है उसको सेलेक्ट कर लिए, उसमें जो सामग्री होती है उसको कौन प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। तो वो प्रदर्शित कौन सी होती है, फॉर्मूला बार करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी के लिए टेक्स्ट का संग्रहित करता है। देखिए MS वर्ड हो या कहीं भी हो, ठीक है, यदि कट और कॉपी कर देंगे ना तो उसको जो संग्रहित यानी कि जो स्टोर करके रखता है ना वो कौन रखता है, क्लिप बोर्ड रखता है। आप अपने मोबाइल में भी किसी चीज़ को कॉपी करते होंगे तो वो कहाँ पर रहता है, क्लिप बोर्ड में ही वो जमा हो जाता है। तो ऑप्शन में ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जब आप MS एक्सेल सेल में कोई नंबर दर्ज करते हैं तो और Shift+Enter कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा। देखिए जब MS एक्सेल सेल में जब हम कोई नंबर दबाते हैं और Shift+Enter कुंजी दबाते हैं तब दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो होगा कर्सर और चेन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा। पहला ऑप्शन आपके पास है, और दूसरा आपके पास कौन ऑप्शन है, देखिए कर्सर चेन बॉक्स दाएं सेल में चला जाएगा, कर्सर चेन बॉक्स बाएं सेल में चला जाएगा, और कर्सर निचले सेल में चला जाएगा। तो दोस्तों इसे हम दबाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, कर्सर जो होगी वो चेन बॉक्स के ऊपरी सेल में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देख सकते हैं MS वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं। तो MS वर्ड के एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं दोस्तों, वो होते हैं 1 कॉलम हो सकते हैं इसमें। अगला सवाल है सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जा सकते हैं। दोस्तों उसमें संग्रहित कर सकते हैं किसको, एक्शन फॉर्मूला टैब को। तो दोस्तों ये संग्रहित कर सकते हैं किसमें हम लोग, तो फंक्शन लाइब्रेरी में इसे संग्रहित कर सकते हैं। अगला सवाल है आपके पास
डैश हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। दोस्तों कौन ऐसा सिस्टम है जिससे क्या होती है हाई स्पीड इंटरनेट जो होती है हमें मिलती है। दोस्तों वो कौन सी होती है ब्रॉडबैंड सेवा। दोस्तों ब्रॉडबैंड आप जानते होंगे टिपलिंग सब होता है, जिसमें क्या होते हैं ब्रॉडबैंड, अभी जियो भी निकाल चुका है और जो ये एयरटेल का भी आता है कौन सा, तो इसमें क्या होती है तो ब्रॉडबैंड सेवा होती है जो जैसे क्या होती है नेट जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलती है। अगला सवाल आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, यानी कौन से कथन इसमें गलत है आपको बताना है। MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये बात सही दे रखा है, ठीक है। और दूसरा आपके पास MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। 8 से कम है ना किसमें नहीं हो सकता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ना यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो देखिए पहला जो है कौन सा कथन असत्य है, वो एक मिनट क्या असत्य पूछा रहा था ना, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, आपको ये चूज करना है, ठीक है दोस्तों। MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है, हाँ ये हो सकती है, ये कथन सत्य है, ये असत्य नहीं है। MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से नहीं कम नहीं हो सकता है, ये दोस्तों गलत है, यानी गलत को ही चूज करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है ना 3 है, इस पर बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है, इंटरनेट पर नो चार्ज में सामान्यतः परिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत कहलाता है। यानी जो बग होती है, बग किसको बोलते हैं, जो इंटरनेट में कोई जो मतलब कि गलत सूचनाएं होती है, जो स्पैम चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं बग, त्रुटि होती है ना, एरर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो बग के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेट पर नो चार्ज में सामान्यतः परिचित सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत कहलाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पैच के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो कौन सा इसमें हार्डवेयर का भाग नहीं है दोस्तों, तो लैन जो है ना, जैसे देखिए LAN होता है, देखिए लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये क्या होता है सॉफ्टवेयर होती है, जबकि मॉनिटर सेमी कंडक्टर मेमोरी और कीबोर्ड इसमें क्या होते हैं हार्डवेयर होते हैं, जबकि लैन जो होती है क्या होती है आपकी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमारे पास का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि PICO का पिको का अर्थ क्या होता है, तो पिको जो होता है 10⁻12 होता है, पिको क्या 10⁻12 होता है। माइक्रो होती है ना, माइक्रो कितनी होती है आपको बताना है, तो माइक्रो दोस्तों कितनी होती है 10⁻14 होती है, वो माइक्रो होती है। और नैनो कितनी होती है 10⁻9 होती है, वो कितनी नैनो होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो पिको का अर्थ क्या होता है 10⁻12 और नैनो कितना 10⁻9 और माइक्रो कितना 10⁻6 और 10⁻15 क्या होता है ना, आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये तीनों हम बता चुके हैं, तो आपको आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी एक चीज़ को बताएंगे। तो पिको का अर्थ जो होती है कितनी मतलब 10⁻15 क्या होती है, वो अपने आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है, जो टेलीफोन लाइन होती है ना उसमें कौन सी ऊर्जा हम प्रवाहित करते हैं, तो उसको वो होती है विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है, इसमें प्रवाहित होती है। टेलीविज़न प्रसारण की बैंड चौड़ाई कितनी होती है, तो दोस्तों टेलीविज़न प्रसारण होती है उसकी बैंड जो होती है, बैंड उसकी चौड़ाई कितनी होती है आपको बताना है। तो इसकी चौड़ाई जो होती है दोस्तों वो होती है 5 मेगाहर्ट्ज़ के बराबर होती है, किसी टेलीविज़न की प्रसारण की बैंड चौड़ाई। 7815 IC के लिए न्यूनतम अनियमित DC निवेश वोल्टेज होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, इसमें 17 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति क्या कहलाती है, तो ट्रिपिंग की जो युक्ति होती है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय, बोलते हैं चुंबकीय प्रकार की होती है। कौन सी, सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए जो प्रयोग की युक्ति होती है वो कौन सी युक्ति होती है, वो चुंबकीय प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों आपको यह बताना है कौन सा एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा इसमें नहीं है, तो वो कौन सी दोस्तों, वो कंजर्वेटर जो होती है ये सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं होती है, जबकि ये तीनों जो क्या होती है इसका हिस्सा होती है। अगला सवाल है, 11 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किया जाने वाला केबल कौन सा होता है। 11 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन होती है ना, इसमें जो प्रयोग की केबल होती है वो कौन सी होती है, HT केबल होती है। कौन सी, HT केबल होती है, इसे आप याद रखेंगे। HT केबल किसमें होती है, 11 किलो वोल्ट में जो हम प्रयोग करते हैं HT केबल। तो इसमें हम कितनी गहराई 0.9 मीटर की जो है ना गहराई तक इसे स्थापित करते हैं भूमि के अंदर, ठीक है। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल है कि 11 किलो वोल्ट HT केबल को भूमि में गहराई पर स्थापित की जाती है, वही क्वेश्चन आ चुका है। तो 0.9 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी 0.9 मीटर की गहराई में से हम क्या करते हैं, मतलब HT जो केबल होती है ना उसको हम क्या करते हैं 0.9 मीटर की गहराई में से हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, स्थापित करते हैं। विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए 5 तार वाली सिरोपरी लाइन स्थापित की जाती है, जिसकी वोल्टता कितनी होती है, इसकी वोल्टता होती है दोस्तों कितनी, 400 वोल्ट की होती है। अगला सवाल है, ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 के नियम
74 निम्नलिखित में से किसके संबंध है? तो दोस्तों जो जितने भी ई रूल है ना, हम आपको जो हम शुरुआत में बताए थे, जितने भी मतलब कि आपको हम फाउंडेशन बैच बताए थे, आपको जो हम करवा रहे हैं अभी टेलीग्राम पर, तो उसमें हम जितने भी आई रूल है ना सभी को हम करवा चुके हैं। तो बहुत मतलब फ़ायदा हो रहा है उस बैच से। बस आपको 149 पे करना है। 149 में तो आपको कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ नहीं आपको बिगड़ने वाला नहीं है। 149 में आपको क्या मिल जाएगा ना, पूरे बुक आपको ना पढ़ने के लिए मिल जाएगा। पूरे बुक का हम क्वेश्चन आपको बना देंगे कि जिससे कि आपका एक भी मतलब प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नंबर वहाँ पे दिखाई दे गया होगा। आप अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या था फिर से हम पढ़ लेते हैं। हाँ, 74 नियम क्या कहता है? 74 नियम दोस्तों इसमें क्या कहता है ना, आपको बताना है। देखिए, जोड़ सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई, सामग्री और सामर्थ्य और तरीके से सुरक्षा। तो दोस्तों जो मतलब 74 नियम कहता है ना, ये आपको क्या कहता है? तो ये कहता है कि सामग्री और सामर्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? तो भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? तो वो करता है कौन सी? नम वाष्प जो होती है इसमें क्या होती है? प्रवेश करती है, ठीक है। अगला सवाल है बायोगैस का उत्पादन किसमें किया जाता है? तो दोस्तों बायोगैस जो होती है इसका उत्पादन हम लोग करते हैं पशुओं के गीले गोबर से, इसका उत्पादन करते हैं। और दोस्तों इसमें कौन सी गैस होती है? तो वो मीथेन गैस को ही हम लोग क्या होता है बायोगैस के नाम से ही जानते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, कोई भी आप मशीन चालू करते हैं ना, उससे पहले आप उपकरण की जांच कर लीजिए कि हाँ सही में है या नहीं है, ठीक है। तो जब देखिए इसके क्रम जो आप मतलब कि जो जल तापक होते हैं, जो वाटर जो हीटिंग होती है, उसमें जो विद्युत रोधी प्रतिरोध होती है उसका मान कितना से कम होगा, नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको चालू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें कितना होना चाहिए? 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा कितनी होती है? तो एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा होती है दोस्तों, ये कितनी होती है? आपको 750 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, ठीक है। जिसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए गए जाने वाले वोल्ट मीटर का परास कितना होता है? तो फेज विद्युत वितरण पट में प्रयोग किए जाने वाले वोल्ट मीटर जो होती है इसकी परास जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 0 से लेकर के 500 वोल्ट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक घरेलू सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है। तो एक घरेलू सर्किट यानी जो घर में हम सर्किट लगाते हैं ना, उसमें सप्लायर फ्यूज होती है जो कि सील होता है। और उसमें हम क्या देते हैं दोस्तों? तो वो जो हम कब लगाते हैं, तो ये लगाते कब? ऊर्जा मीटर के बाद जो है ना सप्लायर में क्या करते हैं हम लोग? सील लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो एक सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनने से निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम रोक सकते हैं दोस्तों? तो वो हम रोक सकते हैं किसके द्वारा? वायु दबाव, दूसरा है तेल दबाव, और आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना, तो एक एयर सर्किट ब्रेकर को आग से बनने से रोकने के लिए हम लोग वायु दबाव का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों जो हम आपको टेस्ट सीरीज बता रहे थे ना, यही टेस्ट सीरीज है। आपको इसमें आपको वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज हमारा अभी चल रहा है, जिसमें आपको 20 सेट मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों 20 पेज में क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, हिंदी का 10 क्वेश्चन, जीके का 10 क्वेश्चन, इंग्लिश का 5 क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो है ना आपको 100 क्वेश्चन जो है ना पूरे आपके एग्जाम के हूबहू पैटर्न पर मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये केवल 49 रुपये मिल रहा है आपको। कितना? 20 सेट मिल रहा है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं ना इसको ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे क्या होगा, प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट होती है ना, कई बार आप एग्जाम में मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता है। आप मॉक टेस्ट को लगाया कीजिए, जिससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस होगी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। जितना आप पढ़ते हैं ना, उससे आपको क्या होगा कि मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सच में पढ़ रहे हैं, क्या हमारा क्वेश्चन बन पा रहा है। इससे आपको मॉक टेस्ट यही फायदा होता है। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। इसमें आपका 2 टेस्ट हो चुका है, पहला दूसरा। और दोस्तों आज जो है ना, यानी कि 11 तारीख को जो इसमें तीसरा सेट होने वाला है 10 के 10 बजे। तो दोस्तों आप सभी लोग जो है ना, इस नंबर पे जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 7549425490, इस नंबर से आप हमें कॉल कर सकते हैं, या नहीं तो इस नंबर पर हमें पेमेंट करके व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया, आप हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। तो हम आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। 49 को आप मत देखिए, आप अपने सिलेक्शन को देखिए, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो 20 सेट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम आपके लिए यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है? देखिए स्पिनिंग है, लॉन्चिंग है, एब्स्ट्रैक्टिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी इसमें ड्राइंग प्रक्रम जो है इसमें नहीं है दोस्तों, तो वो कौन सी होगी? लॉन्चिंग जो है ना, ये ड्राइंग प्रक्रम इसमें नहीं होती है। अगला है HRC फ्यूज का फ्यूजिंग घटक कितना होता है? जो HRC फ्यूज होती है ना, तो HRC फ्यूज का जो फ्यूजिंग घटक होती है ये कितनी होती है आपको बताना है। तो ये कितनी होती है? 1.1 होती है। ठीक है। अगला सवाल है एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए। तो किस में जोड़ना चाहिए दोस्तों? तो हमें जोड़ना चाहिए इसमें सर्किट के न्यूट्रल तार से इसको हम क्या करते हैं? जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख सकते हैं हम लोग, नियॉन साइन नली पथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। तो किसमें करते हैं दोस्तों? तो हम लोग करते हैं किसमें? मुख्य स्विच के साथ इसका संयोजन कर सकते हैं। अगला है घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़े होते हैं। तो घरों में जो पंखे और लैंप होते हैं ना, किस में जुड़े होते हैं? तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन ब्रश एक साथ कितने कम्यूटेटर सेगमेंट से संपर्क स्थापित करता है? दोस्तों इससे सेगमेंट होती है इसमें, वो कितनी होती है? 2 प्रकार के 2 कम्यूटेटर सेगमेंट्स में क्या होती है? स्थापित होती है। अगला सवाल है समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं? तो समकालीन गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्लिप कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिप के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल है 8 पोल का एक अल्टरनेटर 375 RPM स्पीड से घूम रहा है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कितनी बार हम आपको बता चुके हैं। देखिए पी का मान कितना हमारे पास है? 8 है। पोल कितना? 8 है। और दोस्तों यहाँ पे एन कितनी है हमारे पास? NS कितनी है? 375 RPM पे घूम रही है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको पूछा जा रहा है, तो ऐप की वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है। तो आप सभी जो जानते हैं कि ऐप बराबर क्या होता है? PN बटे कितना होता है? 120 होती है। ठीक है। देखिए पी का मान दोस्तों हमारे पास कितना है? 8 है, और एन की वैल्यू कितनी है? 375 है, और 120 यहाँ पे हमको यहाँ डिवाइड करना है। ठीक है। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 30 हो जाएगा यहाँ पे। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 15 75। ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 25 जो है ना दोस्तों यहाँ पे 25 हर्ट्ज जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में किस में दे रखा है? 25 मतलब कि चक्र प्रति फ्रीक्वेंसी बताना है, चक्र प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अल्टरनेटर्स में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है। तो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र होती है किस में बनता है आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो बनती है ना, ये रोटर में बनती है। किस में? रोटर में बनती है। अगला सवाल है एक फेज मोटर का घूर्णन भाग कहलाता है। जो एक फेजर जो मतलब मोटर जो होती है इससे जो भाग घूमता है ना मोटर में, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप सभी जो जानते हैं जो घूमता है ना, कितना आसान प्रश्न है, उसे रोटर बोलते हैं। जो नहीं घूमता उसे स्टेटर बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? यानी कि सबसे कम जो है ना, मतलब कि आवाज़ कम उत्पन्न करती है, वो कौन सी मोटर होती है? तो वो होती है हिस्टेरिसिस मोटर। ठीक है। इसे बोलते हैं एडी मोटर के नाम से भी जानते हैं। स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? तो स्लिप रिंग के जो दोस्तों तांबा की सामग्री का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो मोटर के घूमने की दिशा को किसके डैश के परस्पर बदल कर बदला जा सकता है? तो दोस्तों इसमें देखिए 3 फेज मतलब सप्लाई जोड़ते हैं ना, तो इसमें हम केवल बी और वाई फेज को हम परस्पर बदल सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार कितना होता है? जो प्रेरण मोटर होते हैं ना, इसके स्टेटर होती है, इसका आकार जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? वो कैसी होती है? वो खोखला बेलन के आकार के जैसा होता है। किसका? प्रेरण मोटर का। 4 ध्रुव 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 RPM पर चलती है। विसर्पण गति ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ दोस्तों विसर्पण गति आपको निकालना है। तो कितना पोल हमारे पास कितना है? पी का मान कितना है? 4 दे रखा है। उसके बाद 3 फेज की कौन सी मोटर है? प्रेरण मोटर। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है? तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। उसके बाद 1440 RPM पर क्या कर दिया? चलती है। ठीक है। तो दोस्तों एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 1440 RPM दे रखी है। ठीक है। अब हम दोस्तों हम क्या जानते हैं, अभी हम तुरंत निकाल लेते हैं कि NS बराबर क्या होता है? NS बराबर होता है 120 F बाई क्या होती है? P होती है ना। ठीक है। तो यहाँ पे 120 ऐप की वैल्यू कितनी हमारे पास है? देख लीजिए यहाँ पे 50 है ना, 50 गुना कर देंगे। अब बटे कितना हो जाएगा? तो पी की वैल्यू कितनी हमारे पास है? पी की वैल्यू कितनी? पोल कितने हैं? 4 है ना। तो 4 तिया 30 और 30 पर कितना? 1500 हो जाएगा ना ये। यानी कि NS की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 1500 RPM निकल चुकी है। ठीक है। अब हमको क्या है कि विसर्पण गति निकालने के लिए तो एस निकालने क्या करेंगे? NS में से हम क्या करेंगे? एन को माइनस कर देंगे। तो NS हमारे पास कितना निकल चुका है? तो 1500 निकल चुका है ना। ठीक है। उसके बाद NS कितना है? 1440 है। जब इसे माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा? 5 जीरो 14 यानी कि 60 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो 60 RPM क्या होगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? 4 में दे रखा है। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग।
एकल फेज निवारक को विशेष रूप से किसके लिए बनाया जाता है? तो एकल फेज निवारक को विशेष रूप से किसके लिए बनाते हैं दोस्तों? तो इसे हम लोग बनाते हैं किसके लिए? तो मतलब कि असंतुलित वोल्टता सुरक्षा के लिए एकल फेज निवारक को हम लोग इसमें बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। चल कुंडली यंत्र ठीक उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर निम्नलिखित कार्य करता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्रों में आवेश का प्रवाह, डायनेमो द्वारा विद्युत का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है इसके समान होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि प्रेरण रूपी वाट मीटर डैश पर कार्य करती है। तो प्रेरण रूपी वाट मीटर जो होती है वो किस पर कार्य करती है? तो ये करती है एसी पर कार्य करती है। किस पे? एसी पर कार्य करती है। अगला सवाल है कि धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो धारिता का मापने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? तो वो सीरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, ऊर्जा के किसी एक रूप को किसी अन्य रूप में रूपांतरित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? यानी कि एक ऊर्जा को दूसरे में रूपांतरित करते हैं उसे हम लोग पारक्रमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, किसी मापन यंत्र की सुग्राह्यता बतलाती है कि मापन यंत्र क्या है? तो दोस्तों किसी भी मापन यंत्र की सुग्राह्यता जो होती है बतलाती है, क्या बतलाती है? तो ये बतलाती है आपकी बहुत कम संकेतों को पकड़ सकता है। कौन सी? सुग्राह्यता। ठीक है, सुव्यवस्थित दोष होते हैं दोस्तों, सुव्यवस्थित दोष होते हैं वो किस में होते हैं आप बता रहे हैं? तो सुव्यवस्थित दोष होती है ये होती है यंत्र, पर्यावरण एवं अवलोकन तंत्र में क्या होती है? सुव्यवस्थित दोष पाए जाते हैं। यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हो तो क्या होगा? देखिए यदि कोई ट्रांसफार्मर है और उसका कॉइल जो है वो मोटे तार के बन चुके हैं तो उसमें क्या होगा दोस्तों? ताम्र क्षति क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कि जो कॉपर लॉस होगी ना वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला सवाल है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? जो सिलिका जेल जो होती है ना, सिलिका जेल का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो इसका रंग जो होता है वो क्या होता है? नीला रंग का होता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? नीला रंग का होता है। और दोस्तों जब सिलिका जेल खराब हो जाता है ना तो इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी हो जाता है। इसे आप याद रखेंगे, जब सिलिका जेल का उपयोग कर लेते हैं तो उसका जो खराब हो जाता है उसके बाद इसका रंग कैसा हो जाता है? तो उसका रंग होता है गुलाबी। ठीक है, गुलाबी हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब शुरुआत में जो है ना सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? नीला होता है, लेकिन यूज करने के बाद खराब होने के बाद इसका रंग जो होता है वो क्या होती है? गुलाबी रंग का ये हो जाता है। ठीक है, और सिलिका जेल का काम क्या होता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में नमी सोखने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। किसका? सिलिका जेल का। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पंद ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं। स्पंद ट्रांसफार्मर जो होती है इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो लोहे के कोर का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? स्पंद ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, लैंप वाइंडिंग डीसी मशीन में समानांतर पथों की संख्या किसके समान होती है? तो लैंप वाइंडिंग डीसी मशीन में जो समानांतर पथ होती है इसकी संख्या होती है किसके समान होती है? तो वो होती है किसके समान? तो पोल की संख्या के समान होती है। अगला सवाल है, मोटर परिपथ में लगी रहती है। तो मोटर जो होती है किस परिपथ में लगी होती है आपको बताना है। तो मोटर जो होती है ना ये आपके शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन ये दोनों में लगी होती है। ठीक है, दोस्तों ये जो मोटर परिपथ में क्या लगी होती है? तो ये दोनों क्या होती है? मोटर प्रोटेक्शन में लगी होती है। अगला सवाल है कि विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत मोटर में जो आर्मेचर का युग्म होता है ना वो किस पर निर्भर करता है आपको बताना है दोस्तों। वो जो होती है वो मतलब कि कॉइल का क्षेत्रफल, कॉइल के फेरों की संख्या, फील्ड की शक्ति और उपयुक्त सभी यानी कि सभी पे क्या करती है? वो निर्भर करती है। अगला सवाल है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में करते हैं? तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग जो दोस्तों हम लोग इसमें करते हैं तो हम लोग करते हैं मशीन टूल्स में डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया हो तो वह क्या होगा? तो अगर किसी भी सीरीज मोटर का फील्ड कनेक्शन टूट गया है ना तो उसमें क्या होगी दोस्तों? तो वो हो जाएगी कौन सी? तो ये भयावह गति प्रदान कर यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी इसमें। किसमें? सीरीज मोटर में। 4 ध्रुवों वाला डीसी जनरेटर 1800 आरपीएम पर चल रहा है, आर्मेचर धारा की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखिए कई बार कितना आसान प्रश्न है, मतलब कि इस सेट में सिर्फ इसी चैप्टर से प्रश्न दे रखे हैं। तो पी का मान कितना हमारे पास है? 4 है ना, 4 पोल है। ठीक है, और कितना 1800 आरपीएम पर कितना घूम रही है? तो एनएस कितना दोस्तों हमारे पास हो जाएगा? एनएस कितनी है? 1800 आरपीएम है ना, 1800 हम लिख लेंगे यहाँ पे। हमको क्या है कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? एनएस बराबर क्या होता है? 120 एफ बाई क्या होती है? पी होती है। कई अब तो आपको याद हो चुका होगा ये सब चीज़ें। 120 गुना एफ की वैल्यू एफ ही निकालना है और पी का मान कितना है? 4 यानी कि 30 यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों एन की वैल्यू हमारे पास एन की वैल्यू रखे कहाँ? 1800 रखिएगा ना यहाँ पे। 1800 बराबर कितना होगा? 3f हो जाएगा। ठीक है, एफ की वैल्यू निकालना तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यानी कि नहीं है तो जब 4 में है यानी 60 हर्ट्ज इसका आंसर आ रहा है, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में से कोई नहीं दे रखा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि किसी डीसी मशीन में यदि पी पोलों की संख्या एन आर्मेचर स्पीड आरपीएम में हो तो चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी? तो चुंबकीय व्युत्क्रम जो होती है इसकी आवृत्ति हो जाएगी पी एन बटे क्या होती है?
120 होती है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चीज़ है। किसी वितरण लाइन से में सबसे ऊपर वाला तार क्या होता है? तो किसी भी वितरण लाइन में सबसे ऊपर वाला तार जो होती है ना, वो होती कौन सी? फेज तार होती है। क्या होती है? फेज तार। छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकना चाहिए? दोस्तों वायरिंग चैप्टर आप पढ़ेंगे इसको, कि छत के जो पंखे होते हैं ना, फर्श के कितने न्यूनतम ऊंचाई पर लटकाते हैं? तो 2.5 यानी कि 2.5 मीटर की जो ऊंचाई है, यानी मतलब ये फर्श है और आपका ये छत है, तो सीलिंग फैन जो हम लगाते हैं ना, तो इसके बीच में दूरी जो है ना, कम से कम 2.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है? तब जाके आपको जो है ना अच्छी हवा मिलेगी यहाँ से। एनई कोड के अनुसार न्यूट्रल तार के लिए केबल का रंग कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों एनई कोड के लिए जो न्यूट्रल तार होती है, इसका केबल का रंग जो होती है वो क्या होती है? काला होती है। न्यूट्रल तार जो होती है क्या होती है? काला रंग होता है एनई कोड के अनुसार। आप ऐसे याद रखें, एनई कोड पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने निबल्स होते हैं? तो एक बाइट में कितने निबल्स की बात की दोस्तों, तो कितनी होती है? 4 निबल्स होती है। कितनी होती है? 4 निबल्स, यानी एक बाइट में कितने निबल्स होते हैं? तो 4 निबल्स होते हैं। समानता प्रयुक्त ICS क्या होती है? जो समानता प्रयुक्त ICS होती है वो क्या होती है आपको बताना है। तो वो क्या होती है? मोनोलिथिक होती है। क्या? मोनोलिथिक होती है। वह युक्ति जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वैसी युक्ति जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं क्या सा? UGT बोलते हैं, ठीक है? इसे आप याद रखेंगे। UGT क्या होता है? कि ऐसी युक्ति होती है जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है। अगला सवाल है कि LC दोलित्र में टैंक परिपथ का कार्य क्या होता है? तो LC दोलित्र में जो टैंक परिपथ होते हैं, इसका कार्य जो होती है वो क्या होती है? आवृत्ति निर्धारित करना LC दोलित्र में टैंक मतलब कार्य होता है, ठीक है? यदि एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट का अंतर 100, यानी कि इनपुट कितना है? 100 है और आउटपुट 1 है, तो एम्पलीफायर में डेसिबल में पावर गेन कितना होगा? दोस्तों इसमें ये लॉग का प्रश्न है, ठीक है? तो दोस्तों इसमें जो आप निकालेंगे तो 20 डेसिबल यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन 2 जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास है, ट्रांजिस्टर का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का निर्माण जो होती है ना, वो किससे होती है? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के तत्वों से मिलकर बनती है। किसका? ट्रांजिस्टर का निर्माण होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को भी कवर कर लिया। अब दोस्तों आपका काम ये है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम एटलीस्ट जो 5 आपके ग्रुप्स होते हैं ना स्टडी के, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक या इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी हो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप लोग मेरे लिए थोड़ा इतना मेहनत कर सकते हैं, हम आपके लिए दोस्तों यदि इतना मेहनत करते हैं तो आपसे बस इतनी ही उम्मीद करते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को थोड़ा सा और बढ़ाइएगा, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी इससे, ठीक है? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।